आपका जो कहना है कि डिजीज़ नहीं है, तो फिर जो टेस्ट में ये कैसे पॉजिटिव आ रहा है, जो टेस्ट कर रहे हैं? टेस्ट का मतलब आप पीसीआर टेस्ट बोल रहे हो? जी। उसकी बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है। इसके बारे में हम मुझे लगता है कि एक 3-4 एपिसोड तो हो जाएंगे हमारे, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना प्रिसाइज और जितना कॉम्पैक्ट और कंसाइज करूँ रहे और समझने में आसानी हो। मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि पहले तो वायरस है या नहीं है इसके बारे में ही क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आज तक पूरा वायरस हमें दिखाई दिया ऐसा आज तक कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। कोई पेपर ही पब्लिश नहीं है। तो हुआ क्या है कि चीन में, वुहान में कुछ केसेस अलग लक्षण है ऐसा उनको लगा, ये इन्फॉर्मेशन WHO को मिल गई, मतलब उन्होंने ही भेज दी। तो WHO ने अपने एडवाइज़र्स को बोला कि आप देखो। तो ऐसा मेरी जानकारी है कि जर्मनी में कोई डॉक्टर ड्रॉस्टन या कुछ है नाम से कोई साइंटिस्ट या डॉक्टर है, उनको वो काम दिया गया और उन्होंने वायरस नहीं देखा। वो चाइना में नहीं गए, उन्होंने कंप्यूटर के ऊपर ही कुछ मॉडलिंग किया, जेनेटिक कोड का उन्होंने एक मॉडलिंग किया और वो उन्होंने वहाँ पे भेज दिया चीन को कि आप देखिए कि ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या। तो उन वहाँ के डॉक्टरों ने या वहाँ के जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कहा कि हाँ ये ऐसा ही लग रहा है कुछ। तो ड्रॉस्टन ने उसका इन्फ्रेंस किया कि ये सीक्वेंस पिछले वाला जो सार्स कोरोना वायरस पहला 1 था उस जैसा है, लेकिन ये कुछ अलग दिख रहा है, तो उसको नाम दिया SARS-CoV-2। WHO ने दिया या किसी ने दिया वो अलग बात है, लेकिन वो कुछ अलग है और ये सिमिलरिटी है पहले वाले कोरोना वायरस की जैसे, इसीलिए ये नया कोरोना वायरस है, इसके बारे में हम किसी को पता नहीं है, तो हमारे लिए नया है, इसीलिए उसको नोवेल कोरोना वायरस कहा गया। और उसको डिटेक्ट करने के लिए PCR टेस्ट अलग से डिज़ाइन की। उसके लिए हर एक जेनेटिक कोड के लिए एक उसको क्या कहते हैं, प्राइमर कहते हैं, वो डिज़ाइन करना होता है जो स्पेसिफिक हो उस सीक्वेंस के लिए। मतलब वैसा किसी भी दूसरे कोई भी ऑर्गेनिज्म में वो सीक्वेंस होना नहीं चाहिए, और उसने वो डिज़ाइन किया। लेकिन वो डिज़ाइन जो प्राइमर का है वो कोई यूनिक नहीं है, वो पहले वाले कोरोना वायरस में भी दिखाई देता है। अभी मैं वायरस के बारे में बोल रहा कि सपोज़ कि वायरस है इस तरीके से, लेकिन वो भी उसके बारे में मैंने एक वीडियो किया था, वो आप देख सकते हो। तो ये जो सीक्वेंस है वो जिसमें मिलेगा वो नए कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है ऐसा समझा जाएगा। ये उसने रिपोर्ट WHO को दी थी और WHO ने कहा कि ये PCR टेस्ट से इन्वेस्टिगेशन होगा। ये PCR टेस्ट क्या है? PCR टेस्ट के बारे में बहुत डिटेल टेक्निकल मैं बातें अभी नहीं करूँगा, लेकिन समझने के लिए एकदम सिंपल चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। एक तो ये PCR टेस्ट अमेरिकन साइंटिस्ट केमिस्ट कैरी मुलिस नाम का है, उसने इसका आविष्कार किया। उसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। लेकिन ये टेक्निकली एनालिसिस के लिए ये टेस्ट है, ये कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। और उसका देहांत 2019 अगस्त में हुआ, मतलब ये जो आउटब्रेक हुआ है कोविड का उससे कुछ दिन पहले, मे बी ओल्ड एज की वजह से या कोई कॉन्स्पिरेसी की पता नहीं है। लेकिन
उसकी डेथ हो गई, लेकिन वो डेथ मरते दम तक वो यही कह रहा था कि ये जो मैंने बनाया है पीसीआर टेस्ट वो कभी भी डायग्नोसिस के लिए यूज़ नहीं करना है, वो बेकार है। क्यों? क्योंकि वो कोई उसमें वायरस डिटेक्ट हो ही नहीं सकता, उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट नहीं हो सकता है। वो क्या टेस्ट है? तो एक जेनेटिक सीक्वेंस छोटा सा, मे बी 30-35 न्यूक्लियोटाइड्स का एक जो चेन है वो उसको दे दिया, तो वो इतना छोटा होता है कि वो मशीन भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन उसको अगर हमने अमीनो एसिड्स वगैरह कल्चर दे दी और एक तरीके से उसको प्राइमर से और एक एंजाइम रहता है ट्रांसक्रिप्टेस नाम का, वो अगर उसमें डाल दिया तो वो कॉपीज़ कर देता है। और कॉपीज़ मतलब 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, ऐसे करके वो एक्सपोनेंशियली उसकी ग्रोथ हो जाती है। मतलब 35 साइकिल्स में कई करोड़, एक से कई करोड़ उसके कॉपीज़ बन जाते हैं। और वो जो कॉपीज़ बनते हैं, उस कॉपीज़ बनते वक्त उसमें एक उसमें जिसको हम कहते हैं कि एक ग्लो होने वाला एक केमिकल उसमें डाल दिया जाता है एक, और वो भी कॉपी होता रहता है। तो जब वो ग्लो हमें दिखाई दे सकता है, इतनी क्वांटिटीज़ में इतना बढ़ जाता है, तब हाँ इतना बढ़ गया तो वो उसमें है, ये समझ में आ जाता है। अभी ये प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जेनेटिक कोड का ओरिजिन क्या है ये टेस्ट बताती नहीं है। मतलब ये इन्फेक्शन किसका है ये टेस्ट नहीं बता रही है। ये जो आपने जेनेटिक कोड दिया वो कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद वो डिटेक्टेबल होता है, सिर्फ यही बात वो बता रही है। ये नहीं बता रही है कि इसका ओरिजिन क्या है, वेदर इट इज़ अ जेनेटिक कोड ऑफ अ वायरस और अ बैक्टीरिया और सम फॉर्म ऑफ द होस्ट सेल जेनेटिक मटेरियल। ये कहाँ से आया है इसके बारे में कुछ नहीं बता रही है। दूसरी बात, वेदर ये जो जेनेटिक कोड जो डिटेक्ट हो रहा है उससे, इस टेस्ट से ये भी पता नहीं चलता है कि वो वायरस अगर हो तो वो वायबल अवस्था में है या मरा हुआ है, ये भी नहीं बता रही है। वेदर दैट जेनेटिक कोड इज अ पार्ट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और अ डेड ऑर्गेनिज्म, ये भी नहीं बता रही है। वेदर दैट जेनेटिक कोड इज इन इट्स एंटायरिटी और फ्रैगमेंटेड है, क्योंकि हमने टुकड़ा लिया है, तो ये बिल्कुल पूरा का पूरा है या अंदर शरीर के अंदर जो कुछ लड़ाई या बैटलफील्ड हो गया उसमें तोड़फोड़ हो गई है उसकी, और वो टुकड़ा है सिर्फ, ये भी नहीं बता रही है। इसका मतलब ये जो हमने कोड जेनेटिक कोड मिला है वो उसका इन्फेक्शन अगर हुआ है ये पता नहीं, क्योंकि वो अंदर का भाग है या बाहर से आया है ये पता नहीं है। उसका पैथोजेनेसिस मतलब उसमें कोई भी इलनेस करने की शक्ति है या नहीं है ये भी पता नहीं हो रही है। तीसरी, अगर इलनेस करने की शक्ति है भी लेकिन वो इलनेस कर रहा है या नहीं कर रहा है ये भी पता नहीं हो रहा है उससे। तो इस पीसीआर टेस्ट से कुछ भी पता नहीं हो रहा है, ये पहली बात। दूसरी बात, ये जो पीसीआर टेस्ट हम करते हैं उसके लिए स्वैप टेस्टिंग करते हैं। एक तो थ्रोट में डालते हैं, नहीं तो नाक में अंदर घुसा देते हैं। आपने देखा होगा ये, ऐसे झटका लगता है। झटका लगता है मतलब क्या, आयुर्वेद में कहा है कि ग्रंथों में कहा है कि ये जो नाक और दिमाग का डायरेक्ट कनेक्शन है, और इसीलिए दिमाग में अगर कोई तकलीफ़ें होती है तो उसको कम करने के लिए जो दवाई या उपचार किए जाते हैं तो वो नस्य नाम का एक उपचार है। नस्य संस्कृत में नाक को नासा कहते हैं, और एक सूत्र है नासा ही शिरसो द्वारम, मतलब नाक सिर का द्वार है, सिर का द्वार है। वहाँ से मैंने जो अगर कुछ दवाई डाल दी तो सिर में पहुँच जाती है, सिर के ऊपर जो दोष है उनके ऊपर काम करती है। अगर दवा ठीक है तो दोष निकल जाएंगे, दवा अगर गलत होती है तो कुछ ना कुछ अलग प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए नाक में डालने वाली कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसेस बहुत कॉशियसली करनी होती है। लेकिन इन्होंने ये जो स्वैब टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वो स्वैब में भी
कुछ ऐसे केमिकल्स मिले हुए हैं उस कॉटन में जो कि बहुत डेंजरस है। मैंने सुना है इथिलीन ऑक्साइड उसमें डाला मिक्स होता है जो कि हाईली कार्सिनोजेनिक है। तो हाईली कार्सिनोजेनिक केमिकल्स आप नाक में वहाँ डाल रहे हो जहाँ बैरियर है ब्रेन का, वहाँ डिस्टर्ब हो गए तो वो अगर अंदर जाता है तो वो कार्सिनोजेंस अगर ब्रेन में जाएंगे तो हो सकता है आप ट्यूमर का एक भूमिका तैयार कर रहे हो। आप उसको ब्लड में मिक्स करके आप ब्लड कैंसर हो, ल्यूकेमिया हो या कोई भी चीज़ें हो, कुछ भी हो सकता है उसमें से। तो ये क्यों, अगर ये वायरस आप बोल रहे हो कि हाईली इन्फेक्शियस है, हाईली कॉन्टेजियस है, इसका मतलब आपको 6 फीट के 6 फीट 10 फीट, आजकल तो एरोसोल्स की भी बात चल रही है, तो 10 फीट तक वो जा सकता है। आप बोलो, अब समझिए 6 फीट ही जा रहा है, लेकिन अगर 6 फीट के दूरी के बाद भी वो दूसरे को इन्फेक्ट करके उसको बीमार कर सकता है, ऐसी आपकी थ्योरी है, तो आपको अंदर घुसाने की ज़रूरत क्या है? यहीं से तो मिल सकता है ना। आप अपना जो मास्क है तो मास्क ही लगा लो और 1-2 घंटे के बाद उस मास्क को निकालो और उसमें से आपको इतना मटेरियल मिला हुआ होगा कि वो आपके टेस्टिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हो, आपका कुछ अलग एजेंडा ही है और कुछ नहीं है इसमें दिख रहा है। साइंस कहाँ पे है? साइंस डिबेट से पैदा होता है, डिबेट से डेवलप होता है। आपने डिबेट ही बंद कर दी है। कोई डिबेट नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं। ये वॉर है। आप सेना हो, आप वॉरियर्स हो और आपको कमांड जो दिया जाएगा वो आपको जी हुजूर करके आपको सिर्फ उसको बस ओबे करना है। ये कुछ पीसीआर के बारे में मैंने बताई। तो ये टेस्ट एक्चुअली वायरस टेस्ट करने के लिए नहीं है, ये टूल ही नहीं है।